हेलो स्टूडेंट्स, क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इनऑर्गेनिक का पार्ट 3। इसके अंदर फिर से हम नए 40 कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने आए हैं और ये 40 कॉन्सेप्ट फिर से आपकी मदद करेंगे। यकीन मानिए, आप इनको पढ़ के देखिए, कई सारे क्वेश्चन इसमें से डायरेक्ट उठ के आएंगे, चाहे वो जेई मेंस हो या नीट हो। नीट वालों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगे क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेंस वालों के लिए तो हो सकता है एज इट इज़ आ जाए क्योंकि एनटीए से ही उठाए गए हैं। तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर पूछा गया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ पॉलिंग्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉलिंग्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए पॉलिंग ने क्या दिया था, एक टेबल बनाई थी, जैसे मैं आपके सामने बनाता हूँ। लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, एयर, हीलियम, एंड देन योर नियोन एंड ऑर्गन। इससे नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम आते हो तो डिक्रीज होती है, ठीक है। बस इन दो से मैं आपको समझा रहा हूँ कि हाइड्रोजन इनमें किस तरीके से डिफिकल्टी पैदा करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पॉलिंग उसने बनाया, जो स्केल था उसके अकॉर्डिंग इसकी 2.1 थी, इसकी 1 से स्टार्ट की थी। फिर इसमें आपको करना क्या है, 0.5 ऐड करते हुए जाना है। तो 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, और इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो क्यों होता है, उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि ये जो होते हैं आपके इनर्ट गैसेस, तो इनर्ट गैसेस कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, यूँ बोल लीजिए कोई बॉन्ड नहीं बनाते हैं कोवेलेंट। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है कैरेक्टर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ही आता है। अच्छा, एक और यहाँ पर रह गया हमारा फ्लोरीन और उसके नीचे क्लोरीन। तो ये जो फ्लोरीन होता है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है आपकी पीरियोडिक टेबल का, और वो होता है 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का आपका 2.1 आ रहा है, और किसके बारे में पूछा है, बोरॉन। बोरॉन यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2 के साथ, और कार्बन, कार्बन है 2.5 के साथ। तो इससे क्या कर सकते हो, आप क्लियरली बता सकते हो कि कार्बन का सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन का है, और फिर उसके बाद बोरोन का है, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा, आपके लिए बेटर रहेगा ये। तो आपको अलग से याद रखना पड़ेगा 2.1, बाकी इसका 1 से स्टार्ट कीजिए और 0.5 ऐड करते हुए चले जाइए। तो आगे कभी किसी से कंपैरिजन करवाना होगा हाइड्रोजन का, तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं किसका ज़्यादा है किसका कम है, ठीक है। तो इसका आंसर डी है, और जो करेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोएस्ट डेल्टा नॉट वैल्यू, मतलब ऑक्टाहेड्रल के लिए है ये। कंसिडर ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के हिसाब से अगर बात करते हैं हम, तो आपको मैंने बताया था CO, CN, NH3 और EN, ये जो होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर आते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा इन जनरल जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आज तक क्वेश्चन मैंने देखे हैं, उसमें बाकी सब किसके अंदर आएंगे, आपके वीक फील्ड लिगेंड के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इधर भी NH3, इधर भी NH3, इधर भी NH3 है। तो ये सब अगर NH3 हैं, तो ये NH3 अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाएंगे, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से क्या होगा, लिगेंड काफ़ी तेज अटैक करेगा, और काफ़ी तेज अटैक करेगा तो जो गैप होता है टी ब्लॉक के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उनका जो गैप होता है, ये गैप, इसको डेल्टा नोट बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब आता है तो इस गैप को बढ़ा देता है या घटाने का काम करता है, वो उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ज़्यादा गैप होगा, और कम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कम गैप होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो फ्लोरीन है वो कैसा है, आपका वीक फील्ड लिगेंड। अब इसको ऐसे भी पहचान सकते थे आप कि फ्लोरीन अगर अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी सेंट्रल मेटल को, तो फ्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले से ज़्यादा है, तो अपने वो जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेगा, अपने पास रखेगा, वो देगा नहीं इतनी आसानी से। इसका मतलब आप ऐसे क्लियरली बोल सकते हो कि उसका नेचर इतना अच्छा नहीं होगा इलेक्ट्रॉन देने का। तो इलेक्ट्रॉन देने का अगर नेचर इतना अच्छा नहीं हुआ तो लिगेंड भी इतना अच्छा नहीं होगा, तो वीक फील्ड लिगेंड होगा। और वीक फील्ड लिगेंड, ये जो गैप है इन दोनों का, उसको काफ़ी कम क्या करेगा, बढ़ाएगा। या यूँ बोल दीजिए एज कम्पेयर टू अदर, सबसे कम गैप यही रखेगा, ठीक है। तो इट इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ClO2 इज एन, तो एनहाइड्राइड ऑफ HClO2, सबसे पहले आपको ये देखना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4। अब आपको ये चेक करना है कि अगर एक है, ऑप्शन देखो आप, तो एक है तो उसका अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर +4 आ जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर दो हैं तो उनका एवरेज क्या आना चाहिए, +4 आना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ +3 आएगा, यहाँ +5 आएगा, अभी तक मैच नहीं किया है। जिसका मैच कर जाएगा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से देखा जाता है, इस तरीके से आपका वो आपके सामने ऑप्शन भी रखेगा। मिक्स्ड एनहाइड्राइड ऑफ HClO2 HClO3, तो इसका निकालोगे तो ये +3, ये +5। तो मैंने बोला दो होंगे तो एवरेज निकालो, तो एवरेज क्या आएगा, 8/2 यानी कि 4। तो इससे मैच खा गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका निकाल के देखोगे तो यहाँ पर आपका आएगा +5, यहाँ पर आएगा आपका +7। जब निकालोगे तो जो एवरेज आएगा वो आएगा आपका 12/2, और वो होगा आपका
6, तो ये इससे मैच नहीं खा रहा, तो इसका एनहाइड्राइड नहीं है इसका मतलब। ठीक है, ये सबसे इजी तरीका है देखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकिल Z = 28 combines with a uni-negative monodendent ligand to form a dimagnetic complex। monodendent मतलब जो अपने एक बार में एक ही लोन पेयर देंगे बॉन्ड बनाने के लिए, ligand to form a diamagnetic complexes, ऐसा diamagnetic complex बनेगा। तो diamagnetic मतलब Ni है, और यहाँ पर यूनी नेगेटिव मोनोडेंडेंट लिगेंड है, इसका मतलब अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो इसके ऊपर -1 रखता हूँ मैं, तो ये x -4 = -2, तो x = +2, यानी कि इसके अंदर जो आपका निकिल है वो +2 की फॉर्म में। निकिल का अगर इन जनरल देखा जाता है इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन, तो वो आता है ऑर्गन 3D 5 3D6 4s, एक सेकेंड 3D8 4s2 होता है। ठीक है, ऑर्गन ये होता है निकल का आपका 3D8 4s2। तो Ni+2 कितना होगा यहाँ पर, तो Ni+2 का आपका होगा 3D8। डायमैग्नेटिक बोला है तो इसका मतलब क्लियर है 1 2 3 4 5 कि सारे इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना पड़ेगा, एक साथ ही रखना पड़ेगा। तो ये वाला खाली दे जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए, फिर उसके बाद S और उसके बाद P। ठीक है, ये आपका क्या है 3D, ये 4s और ये 4p। उसको चार लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो चारों लिगेंड एक एक करके इलेक्ट्रॉन दे देंगे जैसे जैसे उनको पहली जगह मिलती जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया और एक लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया। तो आप जब इसको बनाओगे तो क्या बन के आएगा आपके सामने, DsP2। तो इसका ये क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। एंड क्या पूछा, अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो सीधी सी बात है हमने करके देखा, अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं बचा, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है DsP2, और अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। CN- सॉल्यूशन यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ विच मेटल, तो एक आपको शायद याद हो लीचिंग करके होता है, और इन जनरल अगर उसको बोले तो मार्क ऑथर फॉरेस्ट प्रोसेस होता है। मार्क ऑथर्स फॉरेस्ट प्रोसेस ये जो यूज होता है ये प्रोसेस AG और AU के लिए होता है। ठीक है, AG और AU को इससे क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इसको इसका जो दूसरा नाम होता है जो आपने पढ़ा होगा, साइनाइड प्रोसेस भी होता है। साइनाइड प्रोसेस क्यों, क्योंकि इसी का यूज करके AG और AU को क्या करते हैं, ये बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। AG या AU में से कोई एक होना चाहिए था, तो AG उसने दिया है, तो आपका आंसर वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सिलिकेट कंपाउंड्स, बेराइल इतना बड़ा दे रखा है, तो ये सब आपको पागल बनाने के लिए दे रखा है इतना बड़ा। ठीक है, आप उससे उसके ऊपर गौर मत कीजिए, अगर सिलिकेट की बात करिए तो इसके ऊपर गौर कीजिए। इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूँ SiO3N2N-, तो इसके अंदर मुझे यहाँ पर 6 चाहिए, तो 6 के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, n की जगह मैं क्या रखूँगा, आप ऐसे समझ लीजिए n की जगह मैंने क्या रखा 6 रखा, तो ये क्या हो जाएगा Si6O18, और वो कितना हो जाएगा उसके ऊपर 2N- मतलब 12-। ठीक है, तो आपको ये जब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे बेरिलियम+3 और एल्यूमिनियम+2 को, तो बेरिलियम+3 का चार्ज कितना होता है, बेरिलियम के ऊपर +2 होता है, तो 3 × +2, तो टोटल कितना हो गया +6। और यहाँ पर 2 है एल्यूमिनियम, और उसका ऊपर चार्ज कितना होता है +3, तो वो भी कितना है +6, तो टोटल कितना हो गया +12। तो ये +12 क्या कर रहा है, इस -12 को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चन इस B3 और L2 का नहीं है, क्वेश्चन इस सिलिकेट का है। और सिलिकेट का जो SiO3N2N- होता है वो सिलिकेट्स, साइक्लिक सिलिकेट्स के लिए लिखा जाता है। ठीक है, ये साइक्लिक सिलिकेट्स के लिए ही लिखा जाता है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगर आपको सिलिकेट के ऊपर कोई भी वीडियो चाहिए, पूरे सिलिकेट उनके ऊपर अलग से वीडियो बना दी जाएगी, बट फिलहाल इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी, मतलब अभी इसके ऊपर कुछ बताना पड़े। तो SiO3N2N- एक जनरल फार्मूला होता है एक साइक्लिक सिलिकेट का। ठीक है, तो इतने बड़ा फॉर्मूले को देख कर मत घबराइए, जो काम की चीज़ है उसको निकालिए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, फिर भी अगर आपको सिलिकेट्स के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो जल्दी बताएं, क्योंकि फिर आपके पेपर्स आ सकते हैं शायद। ठीक है, क्योंकि आज ही आखिरी दिन है अगर देखा जाए तो। In XeF2, XeF4, XeF6 the number of lone pairs on Xe are respectively। तो Xe के वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हम बात करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वो होते हैं 8, यानी कि 8 बॉन्ड ये यूज़ कर सकता है बॉन्ड बनाने के लिए। तो Xe के ऊपर F2, F तो एक ही बॉन्ड बनाता है, तो बना दीजिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन के चले गए। ठीक है, 2 बॉन्ड, 2 जो इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में चले गए, तो बचे कितने 6, तो 2 2 4 और ये 6, तो इसके ऊपर कितने लोन पेयर बच गए 3। ऐसा एक ही ऑप्शन है, अगर एक भी पहचान लिया आपने तो डी आंसर हो जाएगा आपका। फिर भी हम दूसरे बना लेते हैं XeF4 वाला। तो XeF4 के केस में 4 इसके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन थे वो चले गए, तो 2 लोन पेयर बचेंगे उस केस में। फिर अगर XeF6 के केस की बात करोगे तो 6 इसके क्या चले जाएंगे, जो इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चले जाएंगे, तो बचेंगे कितने 2, तो लोन पेयर का कितना बच गया 1, तो 3 2 1 इज द करेक्ट आंसर।
Number of incorrect statements are the pi bond between metal and carbonyl carbon reduces the bond order of CO in carbon monoxide। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर ये इस तरीके से बॉन्ड बनाया है इन्होंने, ठीक है, तो मेटल और कार्बन के बीच ये जो इन्होंने बोला है पाई बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बोनिल, तो इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन वापस से रिवर्ट करता है, तो ये इसका पाई बॉन्ड होता है। तो होता क्या है कि अगर ये मेटल इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे अगर देखा जाए तो उस केस में क्या होता है कि जब मेटल पाई बॉन्ड बना रहा होता है कार्बन के साथ साथ, तो ये जो इसका पाई बॉन्ड होता है वो वहां से अपनी जगह छोड़ रहा होता है, या यूं बोल लीजिए कि वो पाई बॉन्ड खत्म हो रहा होता है क्योंकि कार्बन को अपनी 4 की 4 वैलेंसी रखनी है। तो इस तरीके से क्या होगा कि अगर सीओ के बॉन्ड ऑर्डर की बात करें इन जनरल, तो वो होता है आपका बॉन्ड ऑर्डर 3। लेकिन अगर इसने पाई बॉन्ड बनाना स्टार्ट किया तो इसको अपना एक बॉन्ड छोड़ना पड़ेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, डबल बॉन्ड दो टाइप, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा इसका 2। ठीक है, तो ये क्लियर है, ये बात सही है इसकी कि जब मेटल अपना कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देता है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इट इज करेक्ट, मैंने आपको समझा दिया रीजन क्या है। डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आयन इज यूज्ड इन डीएसपी टू हाइब्रिडाइजेशन। देखिए डीएसपी टू हाइब्रिडाइजेशन के लिए एसपी जो आपका एस है वो तो आपका पता ही है आपको, और पूरी डायरेक्शन के अंदर रहता है। पी जो होता है वो आपको पी एक्स वाई लेना होता है। तो अगर आपने ये पी एक्स और पी वाई लिया है, और डीएसपी टू का मतलब क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर मतलब आपको स्ट्रक्चर कैसी बनानी है, मतलब ऐसी एक प्लेनर स्ट्रक्चर होनी चाहिए। तो अगर आपने पी का पी एक्स और पी वाई यूज किया है तो आप इसका डीजेड यूज कैसे कर सकते हो, क्योंकि जेड तो 3D में चला जाएगा फिर, और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो प्लेनर स्ट्रक्चर चाहिए ना। तो आपको प्लेनर स्ट्रक्चर चाहिए तो आपका जो एक्सेस है वो भी एक्स और वाई में होना चाहिए, अगर पी एक्स और पी वाई लिया है आपने तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर 3D में होता है इसलिए उसका यूज नहीं करते हैं। DsP2 के अंदर जो डी होता है आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही था। सी एन माइनस इज अ पाई एसिड लिगेंड। तो सी एन माइनस आयन इज अ पाई एसिड लिगेंड, इट इज करेक्ट। पाई एसिड लिगेंड मतलब जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेता है, तो जैसे सी डबल बॉन्ड ले रहा है तो मेटल से क्या होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन भी लगा दोगे तो वो भी ऐसा ही शो करता है। तो पाई एसिड मतलब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप का एसिडिक नेचर शो करना। ठीक है, तो ये सही है। ऑल निगेटिव लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्गर देन न्यूट्रल लिगेंड्स। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ सी एल माइनस एफ माइनस ये जो होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है वो ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से दिए नहीं जाते इनकी तरफ से। लेकिन वहीं अगर सी एन माइनस की बात करो तो सी एन माइनस कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो यानी कि ये बात गलत है कि ऑल नेगेटिव लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्गर देन न्यूट्रल लिगेंड्स। ठीक है, तो अच्छा न्यूट्रल, क्योंकि मैंने सीओ की बात कर दी तो सीओ क्या होता है, न्यूट्रल ही होता है। तो सीओ अगर न्यूट्रल है तो आप समझ सकते हो इस केस के अंदर कि न्यूट्रल लिगेंड होने की वजह बावजूद भी ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो ये एक मतलब सरासर गलत है ये। तो दो आंसर इसके सही हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स आर कंसिडर्ड एज नॉन वायबल पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स। एक्चुअली वायबल पार्टिकुलेट क्या होता है, वायबल पार्टिकुलेट होता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। वायबल पार्टिकुलेट मतलब होता है, पार्टिकुलेट मतलब हैविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं वैसे तो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जिनके अंदर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके वायबल होते हैं, और नॉन वायबल जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, वो होता है डू नॉट हैविंग या नॉट हैविंग लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ऊपर वाला रखता है नीचे वाला नहीं रखता है, तो इसकी वजह से अगर इसको मैं वीपी बोलूँ और इसको मैं एन वीपी बोलूँ, तो वीपी और एन वीपी के अगर क्राइटेरिया अपन डिसाइड करते हैं तो वीपी के अंदर कौन कौन आएगा, वीपी के अंदर आपका आएगा फंगई, और इसमें से मोल्ड आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो एल्गाई आ सकता है और एक बैक्टीरिया आ सकता है। ठीक है, क्यों ये एल्गे बैक्टीरिया फंगई ये सब क्या होता है अपने अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखते हैं। मोल्ड क्या होता है, फफूंद होती है जो आपने देखी होगी, अचार वगैरह में लग जाती है अगर उसको तेल नहीं मिलता है तो मोल्ड जो होता है आपकी फफूंद होती है। ठीक है, एनवीपी इन सबके अलग ही होगा, तो एनवीपी में क्या आएगा आपका स्मोक आ जाएगी, स्मोक के साथ साथ डस्ट आ सकती है, डस्ट के साथ साथ आपका मिस्ट आ सकता है। ठीक है, मिस्ट के साथ साथ स्मोक आ सकता है, क्लियर, और इसके साथ फ्यूम्स आ सकते हैं। तो फ्यूम्स इन सब के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं होते हैं, जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे से कीड़े टाइप के समझिए, जो आपकी किसी भी चीज़ को धीरे धीरे करके ख़त्म करते रहते हैं। ठीक है, तो एन नॉन वायबल के अंदर ये 5 आ जाएंगे, तो इसके अंदर से ये 5 इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट इन दी फॉलोइंग आर। इलेक्ट्रोफाइल की बात चल रही है तो सबसे पहले पॉजिटिव दिख गया और इलेक्ट्रोफाइल ना बोले तो गलत बात है। तो पहला तो ये इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन की तलाश में रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की तलाश में रहते हैं तो NO2 प्लस को तो पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है तो इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, वरना उसके से होगा नहीं काम। SO3 इसके अंदर वैकेंट डी होता है, तो वैकेंट डी भी क्या कर सकता है, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो ये सेकंड हो गया। जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो तो इलेक्ट्रॉन कभी लेंगे नहीं क्योंकि रिपल्शन करेंगे। CF4 8 इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट है अगर कार्बन के, तो वो क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा। सेम एज नाइट्रोजन, इसके ऊपर एक लॉन पेयर होता है और उसकी वैलेंस उसकी मतलब ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, तो फिर ये भी क्यों अपना इलेक्ट्रोफाइल नेचर शो करेगा, मतलब क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा। CCl2 की बात करें तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये थर्ड आपका क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रोफाइल। तो आंसर इज 3। Oxidation state of Mn in the compound formed by alkaline oxidative fusion of MnO2। अच्छा, ये पहली स्टेप होती है बनाने की, जब आप के MnO4 बना रहे होते हो, पोटेशियम परमैंगनेट जब बना रहे होते हो, तो ये MnO2 जो होता है वो फ्यूजन मिक्सचर के साथ, जो फ्यूजन मिक्सचर होता है KOH उसी में कंसिडर होता है, तो उसके साथ ही MnO4-2 बनाता है। ठीक है, सबसे पहले MnO4-2 बनता है, तो MnO4-2 की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो कितनी आएगी आपकी, +6, तो आंसर इज +6। SOCl2HOH, इसकी जब आप रिएक्शन कराते हो तो आपको मिलता है SO2 और इस Y आपको HCl मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे आप बना लो, आप देख लोगे तो रिएक्शन बैलेंस भी हो चुकी है। अगर मैं इसके आगे 2HCl लिख देता हूँ तो उसने पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज अ गैस हैविंग sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। तो गैस है SO2, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन की अगर आप बात करोगे तो ये तो sp3 ही है, sp2 ही है केवल। 1 2 3 4 5 6 वैलेंस शेल में सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ने बॉन्ड बना लिया, 2 बच गए, तो इसका तो sp2 है, तो dsp3 मतलब sp3d तो कोई चांस ही नहीं है, सो ये गलत है। बोथ आर प्रोडक्ट्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड तो केवल HCl है, SO2 से कोई स्ट्रॉन्ग एसिड बन भी नहीं सकता अगर आप इसकी रिएक्शन करवा देते हो वाटर के साथ भी, तो ये भी गलत है। वन ऑफ द प्रोडक्ट हैज 1 p pi d pi बॉन्ड। तो SO2 की अगर मैं बात करता हूँ तो सल्फर का जब आप लिखोगे तो इसका होता है 3s2 3p4। तो 3s2 3p4 क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर और 1 2 3 4 इस तरीके से। अब जो इसका 3D होता है वो खाली होता है, तो इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर कूद सकता है। तो अगर आप ये तो क्या होगी इसकी पहली स्टेट है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट बोल लीजिए इसको, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। अगर मैं इसकी एक्साइटेशन स्टेट की बात करता हूँ, एक्साइटेशन स्टेट, तो एक्साइटेशन स्टेट में क्या होता है, पी का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डी के अंदर एंटर करता है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, तो ये आपका 3D है, ये आपका 3p है और ये आपका 3s है। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास तो कोई होता नहीं है खाली, तो इसके अंदर क्या होगा, ये अपन पी ब्लॉक ही बनाते हैं क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है। तो ऑक्सीजन के ऐसे क्या होते हैं, 2 मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये 1 2 3 4, ये हमने क्या बनाया, उसका 2p बनाया है, क्योंकि जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो इसका देखा जाए तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है, तो इसके साथ बॉन्ड बनाकर इसने क्या बनाया, अपना पहला सिग्मा, फिर इसने अपना सिग्मा बनाया, इसने अपना पाई बनाया, और इसने जब अपना पाई बनाया तो वो पाई में ये 2p और ये 3d इसके साथ बना है, तो 2p और 3d के साथ बनाए तो क्या होगा, 2p पाई 3d पाई। देखिए एक चीज़ क्लियर रखिए दिमाग के अंदर, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनते हैं क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं वो, उसके बाद पाई बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है एक एक करके, सबसे पहले सिग्मा, उसके बाद पाई बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है, तो जो आखिरी पाई बन रहा है वो कहाँ बन रहा है आपका, सबसे लास्ट में बन रहा है। ठीक है, सो ये बात सही है इसकी कि इसके इनमें से किसी एक के पास क्या होता है, पी पाई डी पाई बॉन्ड होता है, तो वो SO2 के पास होता है। वन ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन रिएक्ट विथ NH3 गिव्स वाइट फ्यूम्स। तो NH3 जब HCl के साथ रिएक्शन करता है तो NH4Cl बनाता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था जेई एडवांस के अंदर, वो शायद 2013 या 14 में पूछा था, उसके अंदर ऐसा नहीं था, वो क्वेश्चन गैसेज स्टेट का था जिसके अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन वगैरह पूछ रहे थे, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि वो टाइम बताइए या वो पॉइंट बताइए जहाँ पर NH3 और HCl मिलकर वाइट फ्यूम्स दें। तो आप वहाँ से अगर आपने वो क्वेश्चंस देखे हो, आपने अगर सॉल्व किया हो एडवांस, तो वहाँ से आपको इसका आंसर मिल सकता था। ठीक है, तो इट इज़ एन करेक्ट आंसर, इट इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ICl2 माइनस लीनियर है, ये है, तो ICl2 के बारे में बात करेंगे तो ICl2 इस तरीके से होता है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक उसने ऊपर बना दिया नेगेटिव चार्ज, तो 1 2 2 तो चले गए, तो बचे कितने, 5, और एक ये इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो है तो लीनियर ही।
कर तो कुछ सकते नहीं है, 3 लोन पेयर भले क्यों ना हो, लीनियर स्ट्रक्चर है ये। Br2+ की अगर आप बात करते हो तो Br के ऊपर F। अब इसने क्या, वैसे तो वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन पॉजिटिव आ गया तो 6 बचे। तो 1 2 3 4 5 6। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, अच्छा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d था। तो sp3d के अंदर क्या होता है, अगर इस तरीके से हो जाते हैं कि 3 3 लोन पेयर आ जाते हैं तो स्ट्रक्चर लीनियर में कन्वर्ट हो जाती है। और इसकी बात करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3। तो sp3 के केस में वो जो स्ट्रक्चर आती है जैसे Br और ये F और ये F, तो जो शेप होती है वो वी शेप होती है, या ये बोल लीजिए पिरामिडल शेप होती है। ठीक है, पिरामिडल नहीं, एक्चुअली आप इसको एंगुलर ही बोलिए। एंगुलर या इन जनरल इसको वी शेप बोला जाता है। पिरामिडल तो तब होती है जैसे NH3 की स्ट्रक्चर होती है, उसको पिरामिडल बोला जाता है, इसको पिरामिडल बोलते हैं। अगर इस तरीके से लॉन पेयर बचता है इसको पिरामिडल बोलते हैं। ये तो वी शेप ही है आपकी, ठीक है, वी शेप या एंगुलर, क्योंकि इनके बीच में एक एंगल बना हुआ है। Clf4- तो क्लोरीन के पास वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन नेगेटिव है तो 8 हो गए होंगे। तो Cl, इससे पहले 4 बॉन्ड बना दीजिए आप इसके। चारों चले गए तो 4 बाकी हैं, क्योंकि एक तो यहाँ से आ गया था, वरना तो 3 ही बचते। तो 1 2 3 4। हाइब्रिडेशन काउंट करेंगे तो इसका क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो ये sp3d2 होना चाहिए, पर इसके बाद 2 लोन पेयर हैं तो वो स्क्वायर प्लेनर हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। इन जनरल तो होना चाहिए था ये Cl, ये F और ये F। अब क्या हो गया है, दोनों पे क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। तो लोन पेयर ऐसे जाते हैं वो। तो अगर ये लोन पेयर ऐसे चलेगा तो बचा क्या, केवल स्क्वायर प्लेनर ही बचा। तो सी का आंसर 4 स्क्वायर प्लेनर। AlCl4-, तो AlCl4- की आप बात करोगे तो इस तरीके से बनेगा Cl Cl Cl। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के होने के लिए कितने होते हैं, 3, लेकिन एक माइनस आ गया तो 4 हो जाएंगे। यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन हम काउंट करेंगे तो चारों ने बॉन्ड बना लिया। चारों ने अगर बॉन्ड बना लिया तो कितने हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो ये जो 4 थे, ये 4 क्या हो गया आपके sp3। तो दिस इज करेक्ट आंसर, सही आंसर दिया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अगर आप बात करोगे तो H2O2 होता है। सबसे पहले इसके नेचर की बात कर लेता हूँ, एसिडिक बेसिक। तो ये H+ और H2O- बनाता है। ठीक है, तो कुल मिला के एसिडिक नेचर होता है इसका। तो ये जो इसने बोला इट हैज एसिडिक एज वेल एज बेसिक, नहीं, केवल एसिडिक नेचर होता है। और ये जो है आपका सही है। ठीक है, मतलब सही, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है उसने, दोनों बोला है लेकिन हम बोल रहे हैं एसिडिक नेचर होता है। इट इज करेक्ट। इट इज स्टोर्ड इन प्लास्टिक बोटल्स इन डार्क। रखा जाता है क्योंकि जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, पास में ही 4 4 लोन पेयर होते हैं इसके। तो पास पास 4 4 लोन पेयर की वजह से रिपल्शन होता है। और अगर थोड़ा सा भी इनको क्या नजर आ गया, हीट नजर आ गई, तो ये बॉन्ड फिर रिपल्शन की वजह से ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इनको एनर्जी मिल जाएगी वहां से। इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग, बिल्कुल, क्योंकि H2O2 क्या देता है, H2O और O2। इसमें ये -2 में होता है और इसमें 0, और यहाँ होता है -1। तो -1 से -2 गया तो रिड्यूस हुआ, और -1 से 0 गया तो ऑक्सीडाइज हुआ, तो दोनों करता है। इट इज़ यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट, ये भी सही बात है, ये ब्लीचिंग एजेंट के अंदर भी यूज किया जाता है। जब आप परसेंट अवेलेबल ऑफ क्लोरीन पढ़ती हो टाइट्रेशन के अंदर, तब आपको ये नजर आता है। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। तो डी ई इसका आंसर होगा, क्योंकि इनकरेक्ट आपसे उन्होंने पूछा था। Zn थ्रू NaOH Na2 ZnO2 H2O, तो मुझे रिएक्शन पता है, तो यहाँ पर NH3 बनता है, और आपको याद रखनी है। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है इसका। तो सबसे पहले तो Zn NaNO3 NaOH के साथ रिएक्शन। एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन बना दिया इन्होंने ये। पहले तो केवल ये पूछते थे कि आगे कोफिशिएंट की वैल्यू बताओ, बट अभी इन्होंने रिएक्शन पूछी और बैलेंस करवा रहे हैं आपको, और फिर कोफिशिएंट पूछ रहे हैं। तो इसको कॉफी करने का, बैलेंस करने का सबसे तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आप क्या करो, NaNO3 दिया हुआ है आपको, तो NaNO3 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, तो वो कितना होगा, +5। यहाँ पे आप निकालोगे तो -3, यहाँ पे 0, और ये आपको मिलेगा +2। तो आप देखो 0 से +2 के अंदर कितने का चेंज हुआ है, 2 का चेंज हुआ है। ठीक है, चेंज ऑफ 2। +5 से -3 चेंज देखोगे तो टोटल 8 का चेंज है। ठीक है, चेंज निकालने का सीधा सा तरीका है, एक मॉड लगाओ और दोनों को माइनस कर दो, तो जो भी नेगेटिव भी आता है तब भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो 8 आएगा, मतलब चेंज कितना है, 8 आया। अब क्या करना होता है दोनों को, जैसे ये 8 आया, ये 2 आया, अब क्या होता है दोनों को आप बोलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब जो चेंज आया है उसको दूसरे वाले के साथ, जो दूसरा रिएक्टेंट था उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 8Zn 2 NaNO3, ठीक है, प्लस NaOH, उसके बाद यहाँ पर Na2ZnO2 प्लस NH3 प्लस H2O। अब यहाँ पर हम बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने के लिए पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, बाकी सबको बैलेंस कर लीजिए। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा अगर आप सबको बैलेंस करने जाते हैं तो किस तरीके से बैलेंस होगा,
तो जैसे 2NNO3 है और यहाँ पर एक Na पहले से दिया हुआ है, तो टोटल कितने हो गए, 3NNO3 हो गए। बट अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, टोटल 4 हो गए, इधर की साइड भी, उधर की मतलब रिएक्टेंट साइड भी, प्रोडक्ट साइड भी। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 2NH3, ठीक है, क्योंकि 2 NH3 है। जिंक की बात करेंगे तो जिंक अभी तक हुआ नहीं है कंप्लीट, तो जिंक तो 2 ही है यहाँ पर। तो अगर जिंक को करना होता तो मैं यहाँ पर 8 लिखता, अगर मैं वहाँ 8 लिखूंगा तो जो NaOH है वो कितना हो जाएगा अपने आप, 16 हो गया, ये यहाँ तो 2 ही है, तो इसको मैं क्या करूँगा, 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, हाँ कि ना, क्योंकि 7 NaOH अगर यहाँ हो जाता है तो 7 नहीं, 7 और 2 रहा ना, तो ये तो 16 नहीं हुआ, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉरी 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 14 NaOH क्या हो जाएगा, 14 + 2 16, तो ये भी 16 हो गया। और ये भी ये 8Na2 ZnO2 भी हो गया आपका। NH3 की बात करेंगे तो NH3 यहाँ पर 2 था, तो ये भी बैलेंस हो चुका है आपका अभी। ठीक है, जिंक भी बैलेंस हो गया है। H2O की बात करते हैं तो 14 यहाँ पर कितने आपके, 14H है, तो 7H2O कर देता हूँ मैं। जब आप बैलेंस देखेंगे तो तब पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है शायद। 7H2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 14 हाइड्रोजन हो गए हैं। अच्छा, 3 × 6 तो यहाँ पहले क्लियर हो चुके थे, तो 6 नहीं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अब, अगर 6 यहाँ चले गए तो हम यहाँ 4H2O लिखेंगे। ठीक है, यहाँ क्या होगा आपको, 4H2O। सो अब बैलेंस है। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर देखने में थोड़ा दिक्कत हो गया, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, मैंने बैलेंस कर दिया है। अब क्या करो, आप इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि अभी भी इसमें 2 का डिवाइड हो सकता है, तो अब इसको 2 का डिवाइड करो, तो ये क्या हो जाएगा, 4Zn प्लस 7NaOH, उसके बाद 4Na2 प्लस NH3 प्लस 2H2O। तो ये रिएक्शन अभी अगर आप देखोगे तो ये रिएक्शन बैलेंस है, क्योंकि ये सब, अब बैलेंस तो पहले भी थी लेकिन 2 का मल्टीप्लिकेशन था, ऐसे करते नहीं, सबसे जो लोअर नंबर होता है उसी के अंदर रखते हैं, तो आपने रख दिया उसको सबसे लोअर नंबर के अंदर। अब उसने पूछा है द सम ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ Zn एंड A, तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 4 है, A क्या आपका NH3, उसके सामने 1 है, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5, और आंसर कितना दिया, 5। सो इट इज़ करेक्ट आंसर। थोड़ा आपको बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्शन को, रिएक्शन बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है। ठीक है, सम ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड इन द गैसेस ऑब्टेन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट को जब आप हीट करते हो तो उससे आपको मिलता है SO2 और SO3 एज अ गैस। तो SO2 की अगर बात करोगे तो इसके बारे में तो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चंस के अंदर ही बता दिया, कुछ एक क्वेश्चन आप देख लेना, पीछे आया था, तो उसके अंदर बना था 1 पी पाई डी पाई बॉन्ड, हमें उसके अंदर नजर आया था। SO3 की बात करेंगे तो सल्फर का हम क्या लिखते हैं, 3s वाला लिखते हैं, मतलब 3s से मेरा मतलब है इसका जो वैलेंस शेल होता है वही लिख रहे हैं अभी, 3p और यहाँ 3d। ठीक है, इस तरीके से होता है, 3d तो खाली पड़ा रहता है पूरा का पूरा। फिर जब हमने इसको एक्साइट किया, ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट थी, अब हमने इसको एक्साइट किया, तो एक्साइट करके क्या मिलेगा आपको, सबको सिंगल कर दो, सबको एक्साइट करके कहाँ भेज दो, डी के अंदर भेज दो। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, और इसके बाद ठीक है, तो एक्साइट करके ये भेज दिया आपने। उसके बाद ये आपका 3s, ये 3p और ये 3d। ऑक्सीजन के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसी को लिखेंगे जो कि 2p के अंदर होते हैं, और वो होता है आपका ये। वैसे ही अगले ऑक्सीजन के भी होंगे, ठीक है, वैसे अगले ऑक्सीजन के भी होंगे। तो सबसे पहले ये इसके साथ बॉन्ड बनाया सिग्मा, ये इसके साथ सिग्मा बनाया, और ये इसके साथ सिग्मा बनाया। सिग्मा ही सबसे पहले बनेगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ। रीज़न ये है सिग्मा बनने का, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो पहले एक एक करके वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। फिर उसके बाद ये जो है वो गया आपका इधर की साइड, उसने क्या बनाया, पहला पाई बॉन्ड बनाया, और फिर इसने पाई बनाया, और इसने भी पाई बनाया। लेकिन इसके अंदर जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि ये जो बॉन्ड बना है ये इसके 2p और 3d के बीच बना है, तो ये कौन सा है आपका 2p पाई 3d पाई, पाई इसलिए लिखा कि पाई बॉन्ड बना है। सेम ऐसे ये क्या है 2p पाई 3d पाई। ठीक है, तो ये 2p पाई 3d पाई कितने बने यहाँ से, 2, यानी कि SO3 कितने रखता है, 2, SO2 1, तो टोटल कितना हो गया, 3 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, लीस्ट स्टेबल पेरोक्साइड अमंग द फॉलोइंग। तो ये सारे पेरोक्साइड हैं, लेकिन लीस्ट स्टेबल ये इसलिए है क्योंकि इसका जो एटॉमिक मतलब इसकी खुद की जो साइज है वो शॉर्ट है, मतलब छोटी है। ठीक है, अगर स्मॉल साइज छोटी है तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में रिपल्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो रिपल्शन के चांसेस जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ज़्यादा क्या होता है, आपकी स्टेबिलिटी खराब होती है कंपाउंड की। वैसे नीचे जैसे आप जाते जाओगे साइज बढ़ती चली जाती है, तो इनकी साइज क्या होती है, बढ़ेगी तो ऑक्सीजन दूर दूर जाएंगे, तो उनके लॉन पेयर में रिपल्शन के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसलिए ए जो है आपका लीस्ट स्टेबल पेरोक्साइड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो Cl2BOH2 के साथ रिएक्शन जब करता है तो X और ये बनाता है, तो X जो होता है आपको BaOCl2 रहेगा, इस केस में BaClO32 रहता है। फिर ये BaClO32 H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करता है, जब ये H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो आपको ये HClO3 देता है और देता है साथ में आपको BaSO4। फिर इस HClO3 को जब आप हीट कर देते हो तो हीट करने के बाद ये आपको देगा ऑक्सीजन H2O और देता है आपको ClO2। तो आंसर अगर देखा जाए तो ये आपका y है, सॉरी y की अगर बात की जाए तो y क्या है आपका, ये आपका y है, ये तो x था, ये आपका y है और ये आपका z है। तो आंसर इज p। सर हमें तो समझ में नहीं आया, समझने जैसा एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको याद ही रखना पड़ेगा रिएक्शंस को। बिना रिएक्शन याद ही हुए अब ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। ये रिएक्शंस आपको पी ब्लॉक जो होता है उसके अंदर जो हेलोजन फैमिली होती है वहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, सो इट इज़ अ करेक्ट आंसर। आपको ये रिएक्शन याद कर लीजिए, हो सकता है आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ ली जाए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द number of metal oxygen bonds in the orange red colored compounds formed when NaCl reacts with K2Cr27। so K2Cr27 जब रिएक्शन करता है NaCl H2SO4 के साथ तो जो ऑरेंज कलर वाला बनता है, ऑरेंज कलर का जो कंपाउंड बनता है वो होता है आपका CrO2Cl2 जिसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, ये जो क्रोमाइल क्लोराइड होता है यही होता है आपका ऑरेंज रेड कलर का। तो ये ऑरेंज रेड कलर का है CrO2Cl2। इसकी बात करेंगे तो स्ट्रक्चर इसकी कैसी होगी, इस तरीके से Cl तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में टोटल कितने बॉन्ड है यहाँ पर, दो यहाँ है दो यहाँ है, तो आंसर कितना हो गया 4। ठीक है, याद रखने वाली रिएक्शन है, आई कांट हेल्प यू। गोल्ड इज लीज्ड यूजिंग Cn- सॉल्यूशन फॉलोड बाय रिडक्शन ऑफ जिंक, दैट इज कोऑर्डिनेशन, मतलब व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक। तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये आपका प्रोसेस है जिसको आप साइनाइड प्रोसेस बोलते हो। ठीक है, साइनाइड प्रोसेस या मार्क ऑर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस भी इसको बोला जाता है, मार्क ऑर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, फॉरेस्ट प्रोसेस। सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले आपका जैसे मान लो Ag2S आया तो Ag2S क्या करता है, साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है और वो बनाता है आपका AgCN2-। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ अगर ये +1 है तो कंपाउंड भी +1 का बनाएगा ऐसा। ठीक है, फिर जब ये AgCN2- Zn के साथ रिएक्शन करते हो तो वो बनाता है आपका Zn2-। अब ये 4 इसलिए आया क्योंकि Zn की जो स्टेट होती है जब वो ऑक्सीडाइज होता है तो वो क्या बनाता है, +2 का कंपाउंड बनाता है क्योंकि Zn के पास दो ही ऑक्सीडाइज स्टेट है, यहाँ तो 0 या +2। तो अगला अगर +2 बन रहा होगा तो +2 के लिए उसको जो जरूरत पड़ेगी साइनाइड की वो 4 साइनाइड की जरूरत पड़ेगी और ऊपर चार्ज की जरूरत पड़ेगी -2। ठीक है, तो इस वाले केस के अंदर क्या होता है, आपको अगर याद रखना है कितने आए कितने नहीं आए तो याद रखिए कि मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज आने वाला है, क्योंकि जिंक अगर ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या आएगा ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर +2, क्योंकि जिंक यहाँ तो 0 रख सकता है इसकी फ्री स्टेट के अंदर, या फिर +2 रख सकता है अगर किसी के साथ ये मतलब कंपाउंड वगैरह बनाता है। तो इसका आंसर प्लस मतलब अगर देखा जाए तो कितना आ रहा है 4, क्योंकि साइनाइड का जो चार्ज होता है खुद का वो -1 होता है, तो जब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +2 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका है ये देख लो ऐसे कंपाउंड्स के अंदर कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी हाईएस्ट है कौन सी लोएस्ट है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं रहेगा तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। अगर एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हुई तो ऐसे वाले क्वेश्चन आपसे वो नहीं पूछेगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, तो ये कंसेप्ट लग सकता है यहाँ पर और आंसर डी होगा इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा टी। तो इन जनरल बात करें तो क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड है, तो ClBr इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज़्यादा। ठीक है, और अगर यहाँ बात करें NCS तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है नाइट्रोजन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू इनसे इनसे क्या होती है, कम होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर ABC वाले लिगेंड से कम है तो इलेक्ट्रॉन भी आसानी से देगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा तो एज कम्पेयर टू अदर कैसा बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसा बिहेव करता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पीड से देगा, ज़्यादा अच्छी तरीके से देगा, और जो गैप होता है ये इनके कंपाउंड्स के बीच का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे आप, इसका अगर आंसर बोलोगे तो क्या हो जाएगा आपका डी। ठीक है, NaCl4 2- PtCl4 2- PtCl4 2- आर रेस्पेक्टिवली। तो NaCl4 2- के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जो DsP2 है मतलब स्क्वायर प्लेनर बनने की जो टेंडेंसी है जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है वो बढ़ती है। यानी कि जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो Ni तो सबसे ऊपर ही रह जाता है क्योंकि वो 3D के अंदर आता है, फिर ये 4D और 5D के अंदर आते हैं। तो DsP2 बनने की टेंडेंसी और बढ़ती जा रही है। तो DsP2 बनने की अगर टेंडेंसी बढ़ती जा रही है तो DsP2 तब बनेगा जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे रहेंगे, D के अंदर भरे रहेंगे मैक्स टू मैक्स, और एक D का खाली होगा। तो इसका मतलब ये है
कि इन दोनों के लिए पीटी और पीडी के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो पीटी और पीडी के लिए अगर डीएसपी2 बन रहा है, मैंने आपको रीजन बताया कि ऊपर से नीचे जाने पर टेंडेंसी बढ़ती है उनकी जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो पीटी और पीडी दोनों क्या बनाएंगे आपके यहाँ पर, डीएसपी2 बनाएंगे। ठीक है, तो डीएसपी2 जब बना रहे हैं ये, तो एक डी खाली रखना था आपको, और एक डी खाली तब रहेगा जब सारे के सारे क्या कर दो आप उसके अंदर भर दोगे इनका जो है। जैसे अगर पीटी पीडी इन सब देखो, सबसे कॉमन चीज जो इनके अंदर है वो D8 है, इन सब के पास D8 है, तो D8 में यही होगा, यही एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इनका एक डी खाली बच जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो निकिल है, निकिल वाला जो केस होता है, केवल निकिल वाले केस के लिए ऐसा होता है कि उसको डीएसपी2 बनाए जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके लिए sp3 या डीएसपी2 दोनों हो सकता है, वो डिपेंड करता है लिगेंड के ऊपर। तो सीएल जो है आपका वीक फील्ड लिगेंड है, और अगर इसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो वो भी डीएसपी2 बनाता, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड के केस में ये क्या बनाता है आपका sp3, तो sp3 के लिए उस डी की जरूरत नहीं है यहाँ पर। यानी कि अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन भरता हूँ तो कैसे होगा, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 हो चुका है यहाँ पर, 7 और ये 8, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा अनपेड होंगे वही हाई स्पिन वाला कहलाता है, क्योंकि वही उसको क्या कर सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर घुमा सकता है, उतना स्पिन करवा सकता है। तो सी जो होगा वो आपका हाई स्पिन होगा, बाकी सब क्योंकि उनको डी ब्लॉक खाली रखना था अपना, तो सब पेयरिंग कर लेते हैं, तो कोई बचता ही नहीं है, तो वो दोनों क्या होंगे आपके लो स्पिन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम ओजोनाइड ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स, तो KO3 जब रिएक्शन करता है तो KO2 प्लस O2 देता है ऑन हीटिंग या डिकम्पोजिशन। अच्छा, यहाँ एक्सप्लेनेशन आ गया तो सही है, कोई गलत एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये सही है आंसर। द फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग, एक्चुअली इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, जब NH3O ClO माइनस के साथ रिएक्शन करता है तो आपका N2H4 देता है और साथ में Cl माइनस देता है। ठीक है, इस वाले केस के अंदर कुछ भी नहीं किया जा सकता है, ये सत्य बात है कि -3 है। ठीक है, तो -3 को -2 में कन्वर्ट करना है। अब ये क्या ले रखा है उसने, एक्सेस में ले रखा है। ठीक है, इन सब की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे SCO3 माइनस की बात करता हूँ तो ये +4 है और इसकी +5 है। तो अगर ये इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करेंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं, -3 से -2 के अंदर जाता है, तो -2 के अंदर अगर गया है तो कौन भेज सकता है, तो ये वाली रिएक्शन जो है बिल्कुल फिक्स है कि OCl माइनस ही इसको भेजता है। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट बॉक्साइट इज लीज्ड बाय, इन जनरल जो बॉक्साइट होता है आपका वो तो बेयर प्रोसेस से हो जाता है, होल प्रोसेस तो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, लास्ट जो प्रोसेस आता है। ठीक है, लीस्ट के लिए यूज नहीं होता होल प्रोसेस, ये एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होता है, इसके अंदर से प्योर एल्यूमिनियम मतलब बाहर निकाला जाता है। होल्स प्रोसेस को होल हेराल्ड प्रोसेस के नाम से आपने सुना होगा, दोनों एक ही है, वो याद रखिएगा, होल हेराल्ड्स प्रोसेस ही बोला जाता है। तो अब बच्चा क्या है, सरपेक्स प्रोसेस। सरपेक्स प्रोसेस क्या करता है, वो आपके व्हाइट बॉक्साइट के साथ रिएक्शन करता है, व्हाइट बॉक्साइट के साथ रिएक्शन करता है, और जैसा बेयर प्रोसेस में होता था लास्ट में Al2O3 निकलना, ये भी Al2O3 बाहर निकालता है। ठीक है, बेयर प्रोसेस के अंदर तो फिर भी दो इंप्योरिटीज रहती हैं, एक तो सिलिका की रहती है, एक आयरन की रहती है, लेकिन इसके अंदर केवल सिलिका की रहती है, और वो सिलिका की इंप्योरिटीज को सरफेक्स प्रोसेस से आप बाहर निकाल देते हो। एट द एंड बचता आपके पास Al2O3 सॉलिड है, क्योंकि कोई भी जब रिएक्शन हो रही होती है, जब स्टार्टिंग का केस आता है, स्टार्टिंग का केस क्या, पहले हमें क्या करना होता है, उसका चूर्ण बनाना होता है, पाउडर फॉर्म में क्लियर करना होता है। पाउडर फॉर्म के बाद हमें यहाँ तो वो ऑक्साइड फॉर्म में मिलता है, जब उसका कंसनट्रेटेड करते हो आप, तो कंसनट्रेटेड के बाद क्या मिलता है, या तो पाउडर, या तो वो आपको कार्बोनेट मिलता है। कार्बोनेट कब मिलता है, जब हाइड्रोलिक वॉशिंग होती थी, अगर आपको याद आ रहा हो। और सल्फाइड कब मिलता है, और आपका जब आप उसकी फ्लोटेशन प्रोसेस करते हो। लेकिन ये बॉक्साइड के केस में आपको ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, ये कुछ मुझे ऐसा इसका क्वेश्चन से रिलेशन कुछ नहीं था, फोर्थ फ्लोटेशन वगैरह का, वो तो बस इसलिए बताया ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है, तो सरफेक्स प्रोसेस व्हाइट बॉक्साइट, इन जनरल जो लिखा हुआ है व्हाइट बॉक्साइट, अगर बॉक्साइट लिख देता तो बेयर बोल देता मैं, लेकिन व्हाइट बॉक्साइट लिखा है तो सरफेक्स प्रोसेस आएगा। ठीक है, कंपाउंड फाउंड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ BiCl3, तो BiCl3 की अगर आप बात करोगे तो जब इसकी रिएक्शन आप H2 के साथ कराओगे तो ये आपको बनाकर देगा आपका BiOCl। सो BiOCl जो यहाँ पर है आपका, तो BiOCl क्या बना, उसको मतलब अगर नाम लोगे आप BiOCl का, तो उसी का नाम क्या होता है आपका, बिस्मिथ बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड। यही आपका क्या होता है, बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट है, सेलेक्ट विच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पाई करेक्टर इन SiN बॉन्ड, तो ये आपका Si, ये H, ये H, ये H। अब ये इस तरीके से इसको इलेक्ट्रॉन देता है, तो NCO। तो किस तरह की ओवरलैपिंग इसके अंदर होगी, तो आपको बता देता हूँ, SI के पास 3D खाली रहता है और पाई बॉन्ड के लिए, और पाई जो नाइट्रोजन है उसके पास तो आपको पता ही है D होता ही नहीं है, तो उसके पास 2p रहेगा। तो कौन सी बॉन्डिंग हुई, 2p पाई 3D पाई। ठीक है,
आप बोल रहे सर ऐसे डायरेक्ट क्यों? देखो ये सिग्मा बन चुके हैं। सिलिकॉन के जो बाहर की मतलब वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अंदर 4 होते हैं। तो 4 में से अगर बात की जाएगी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, तो 4 में से 3 ने सिग्मा बना लिया, एक और सिग्मा बनाएगा। तो जब भी पाई बनेगा तो बनेगा कहाँ से? डी से ही बनेगा वो पाई। ठीक है, जैसे मैंने SO2 SO3 के एग्जाम्पल बताए थे सेम वैसा ही है ये भी। सो आंसर इज करेक्ट। सो आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। तो पाई बनने का जब भी केस आएगा वो कहाँ से बनेगा? हमेशा सिलिकॉन का डी वाला जाएगा और नाइट्रोजन का आपका 2p वाला जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो 2d बने, तो 2d तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू इनर ट्रांजिशन मेटल? द ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनॉइड्स आर बेसिक, ये सही बात है। पीएम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अमॉन्ग एक्टिनॉइड्स, ये एक्टिनॉइड का होता ही नहीं है, ये लैंथेनॉइड्स का होता है। ठीक है, ये यही गलत हो जाएगा, ये लैंथेनॉइड्स में मिलता है, तो ये गलत दिया हुआ है। बाकी जो नीचे ली गई है कि द वैल्यूज ऑफ एनएचएन एंथैल्पी ऑफ एक्टिनॉइड्स आर लेस देन द वैल्यूज ऑफ एनएचएन एंथैल्पी ऑफ लैंथेनॉइड्स, तो आपको पता है लैंथेनॉइड्स ऊपर आते हैं, एक्टिनॉइड नीचे आते हैं, तो ऊपर से नीचे जब आप जाओगे तो जो इनकी आयनेशन एंथैल्पी वो क्या होती है? डिक्रीज होती है, तो सही दिया है। ठीक है, ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स लाइक सीरियम GD LU द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन 5d ऑर्बिटल्स, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। आपको इसके लिए मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन के पूरे जो अ, इनके एक्सेप्शन अगर वो चाहिए तो आप मुझे बोलिए, बट आपने नहीं बोला है, तो इसका मतलब मैं यही समझता हूँ कि आप लोगों को पहले से ही आता है, तो बिना मतलब का वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं है। क्योंकि अगर आपको पहले से ही आता है इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें केवल अपने क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर? तो NO की अगर बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन है आपके पास 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास C2 तो है ही, O2 माइनस हीलियम 2 प्लस। तो हीलियम 2 प्लस की बात करेंगे सबसे पहले, तो इलेक्ट्रॉन जब भरे जाते हैं तो इस तरीके से भरे जाते हैं, हीलियम 2 प्लस, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो पहले 2 2 4 होने चाहिए, मतलब एक हीलियम। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो 4, लेकिन एक प्लस आ गया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ही बचे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? ऐसे। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 1/2 बॉन्डिंग 2 - 1 यानी कि 0.5, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 0.5 आएगा। सब ये MOT से चल रहा है। ठीक है, O2 - 2, तो O2 का जो होता है वो 2 होता है, अगर उसमें से माइनस O2 का जो होता है वो 2 होता है, अगर -1 लिखा है तो आप क्या करो 0.5 माइनस कर लो, ये ट्रिक है। ठीक है, इसमें से क्या करो 0.5 माइनस कर लो, तो माइनस कर लोगे तो कितना आएगा? 1.5। ठीक है, तो ये कितना आपका 1.5। C2 की बात करोगे तो वो 2 आता है, और NO की बात करोगे तो N2 माइनस जैसा रहेगा, तो वो होता है आपका 2.5। तो ये जो दिया हुआ है ऑप्शन वो करेक्ट दिया हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्ट इस पर आया था क्योंकि सब एक जैसे ही हैं, तो मैं यहाँ पर अगर निकाल लेता हूँ तो पता चल जाएगा गलत है कि सही है। ठीक है, तो यहाँ से एक ट्रिक याद रखिएगा, O2 के बारे में बता देता हूँ मैं। O2 क्या होता है? 2 रखता है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ही 2 होते हैं, तो ये 2 रखता है। ठीक है, तो 2 के बाद अगर आप इसके ऊपर माइनस लिख रहे हो तो 1.5 हो जाएगा, O2 - 2 लिख रहे हो तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे माइनस बढ़ाते जाते हो 0.5 क्या करते जाओ, उसमें से माइनस करते जाओ। वैसे अगर O2 प्लस लिख दिया तो ये 2.5 हो जाएगा, और O2 + 2 लिख दिया तो वो 3 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप ये क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, ये ट्रिक है O2 के अगर कभी क्वेश्चन आए करने के लिए, क्योंकि कभी कभी ये पूछ सकता है O2 - O2 प्लस के अंदर ही वो बताइए आप, मतलब उनका ऑर्डर बताइए, तो सबसे इजी ट्रिक है ये। नेक्स्ट, द व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स प्रेजेंट इन पाई स्टार 2p एंड सिग्मा स्टार 1s? तो ये होता है आपका इस तरीके से, आपका ये मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलना चाहिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हीली आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ वन इज ऑफ हीलियम इज ग्रेटर देन नियम। सो सही बात है, हीलियम ऊपर नियॉन नीचे आता है, तो ऊपर से नीचे आने पर तो वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज होती है, तो ऊपर वाले की ज़्यादा ही होगी। Cl हैज़ ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन, Cl फ्लोरीन से तो क्या पूरी की पूरी पीरियड टेबल में जितने भी हैं उनसे ज़्यादा ही रखता है। ठीक है, तो सही है वो बात। HClO SiO2 SiO3 SiO4 एसिडिटी ऑर्डर गलत है, उल्टा ऑर्डर होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा उसके ऊपर क्या रहेगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा पॉजिटिव वाला होगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी उतना ज़्यादा क्या करेगा वो? अपना एसिडिक नेचर शो करेगा, तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो जस्ट इसका उल्टा है, तो यही गलत है। देर आर 32 एलिमेंट्स इन पीरियड 6, तो ये सही है। Li3n H2O
ए गैस, Li2CO3 बी गैस। तो इस वाले केस के अंदर जो आपका पहला केस बनाया हुआ है, Li3NH2 के साथ जब रिएक्शन करता है तो वो NH3 बाहर निकालता है और ये आपका CO2 गैस बाहर निकालता है। तो NH3 का sp3 है, CO2 का sp है। ठीक है, इट इज़ करेक्ट, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। NaNO3 ए के साथ जब रिएक्शन करता है, ए गैस देता है प्लस बी, और AHCl CO2 Cl2 के साथ रिएक्शन करता है, तो इसको बता देंगे। The ammonium dichromate is used in some fireworks. The green colored powder blown in the air. तो जब आप अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 Cr2O7 जब इसको गर्म करते हो, तो मैंने आपको कल लास्ट क्लास के अंदर बताया था, इसको ऐसे लिखो N2H8Cr2O7। जितने इसमें से H2O बाहर निकाल सकते उतने बाहर निकालो। तो कितने बाहर निकल सकते हैं? 4H2O, यानी कि 3 फिर भी बच गए। तो वो क्या बनाते हैं? Cr2O3, और जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? Cr2O3, द ग्रीन कलर पाउडर। टाइप्स ऑफ आइसोमर्स शोन बाय दिस। तो इसका तो सीधा सा है, जब भी दो सेम बायडेंडेंट लिगेंड आपको नजर आ जाते हैं, जब भी दो सेम बायडेंडेंट लिगेंड आपको नजर आते हैं किसके अंदर? ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के अंदर, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो उसमें एक बनता है सिस और एक बनता है ट्रांस, और सिस जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और जो ट्रांस होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो जियोमेट्रिकल पॉसिबल है तभी तो सिस्टर्न्स आए। ऑप्टिकल वो भी पॉसिबल है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया सिस जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करता है। और अगर इसको ये देखना है कि कैसे ऑप्टिकल एक्टिव होता है, तो मेरे लास्ट के पार्ट देखिए आप, पार्ट 1 पार्ट 2, उसके अंदर इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए गए। तो ये भी सही है। आयनाइजेशन की बात करेंगे तो एक क्लोरीन अंदर है और Br है, तो आयनाइजेशन का मतलब है कि आयंस का एक्सचेंज होना। तो ये ऐसे बना सकता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, ये बना सकता है ClBr, और एक Cl बाहर चला जाए, मतलब सॉरी एक Cl बाहर चला जाए, तो ये पॉसिबल है। तो आयन अंदर बाहर हो रहे हैं, इसका मतलब आयनाइजेशन भी शो कर सकता है। सल्फाइड विच इज इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3, तो दिस इज HgS नेटिव। जो आपके ओर्स होते हैं उसके अंदर से HgS एक होता है। ठीक है, Hg का जो ओर होता है वो एक होता है, तो इसके लिए एक्वा रीजिया लगता है, जिसके लिए क्या होता है आपका? कंसंट्रेटेड HNO3 होता है। ठीक है, कंसंट्रेटेड HNO3 क्या कर सकता है? इसको अंदर ये सॉल्युबल होता है, तो डाइल्यूट HNO3 के अंदर ये सॉल्युबल नहीं हो सकता। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोनेट और। तो पायरुलूसाइड की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपका जो पायरुलूसाइड होता है वो होता है MnO2। सिडेराइट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो होता है आपका FeCO3। डोलोमाइट की बात करते हैं तो ये होता है आपका MgCO3.CaCO3। और मैग्नेसाइट की बात करें तो वो होता है आपका MgCO3। तो सबके अंदर कार्बोनेट है सिवाय इसके, तो आंसर इज दिस। नेक्स्ट, द गैस obtained by roasting of sulfide ore is reacted with acidified potassium dichromate। तो सबसे पहली बात तो रोस्टिंग के बाद गैस कौन सी बाहर निकलती है? तो सल्फाइड्स का क्या होता है? सल्फाइड्स रोस्टिंग शो करते हैं, उनके अंदर जैसे ये PbS है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? PbO प्लस SO2 गैस बाहर। ये क्या है? रोस्टिंग के अंदर कौन सी गैस बाहर निकली? SO2। तो इसका केवल इतना सा कहना है कि कौन सी गैस बाहर निकली। तो SO2 क्या करती है आपकी? ग्रीन कलर्ड कंपाउंड X इज फॉर्म्ड। द कंपाउंड X किसके साथ रिएक्शन कर रही है अभी? ये SO2 रिएक्शन करेगी आपकी K2Cr2O7 के साथ। तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये किस पर है? अपने +4 में। तो +4 से डायरेक्ट किस में जाएगा? +6 के अंदर। तो +6 के अंदर ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है? केवल ये बी, मतलब आंसर बी है, जिसके अंदर ये किस में है? +6 में है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। SO2 यहाँ पे +4 में, K2Cr2 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको ऑक्सीडाइज ही करेगा। तो ऑक्सीडाइज अगर SO2 +4 में, तो वो डायरेक्ट SO3 में ही जाता है। मतलब आप बोलेंगे तो SO3 तो मैंने इसका गैसेस फॉर्म बनाया, जब सॉल्ट बनाता है तो ये SO4-2 टाइप का बनाता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी ये क्या है? +6 के अंदर ही है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डायबोरेन रिएक्ट्स विद अमोनिया टू इनिशियली फॉर्म्स X विच ऑन फर्दर हीटिंग गिव्स बोरेजिन X। सो इसके अंदर तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा आपका, ये करेक्ट आंसर है B2H6.2NH3। ये जस्ट स्टेट होती है पहले की, इसके बाद डायरेक्ट बोरेजिन बनता है। मैं आपको बोरेजिन बता देता हूँ क्या होता है। बोरेजिन होता है आपका B3N3H6। ठीक है, तो वो होता है आपका ये N ऐसे बनाते हैं। वैसे इन जनरल बुक्स के अंदर BN करके लिखा जाता है, पहले ऊपर B लिखते हैं, तो आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं B से स्टार्ट कर देता हूँ। ये N, ये B, और इसके अंदर इस तरीके से बॉन्ड बने होते हैं, और सबके ऊपर एक एक H निकला होता है बाहर। ठीक है, ये H, ये H, ये H, क्योंकि बोरॉन इलेक्ट्रॉन लेता है इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव, नाइट्रोजन देता है उसको इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पूरी की पूरी क्या है? ये न्यूट्रल है, तो उसी को क्या बोलते हैं? बोरेजिन, या इनऑर्गेनिक बोंजिन बेंजीन के नाम से भी जाना जाती है। ठीक है, दिस इज इनऑर्गेनिक बेंजीन ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो
अभी तो खत्म हो गया आपके क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप देख लीजिएगा। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। इन वीडियोस को देखिए, रियली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आप एक बार उसको पढ़ के देखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट के अंदर बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो उसके अंदर आपको क्या दिया जाएगा, उसका रीजन का आंसर दिया जाएगा, डेफिनेटली दिया जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट 4 के अंदर मिलते हैं, तो वो कल आ जाएगा आपका पार्ट 4। उसके अंदर और 40 क्वेश्चंस होंगे, और इतने अगर पार्ट 4 तक आप देख लेते हो तो आप मान के चलिए अगर 7 क्वेश्चन आते हैं तो 7 में से 5 तो हो ही जाएंगे आपके। आप करके देखिए इनको, आपको फ़ायदा ही मिलेगा, इसका टाइम वेस्ट नहीं है आपका, ये आप यहाँ से कुछ गेन करके जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू फ्रॉम माय साइड, और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। तो एक बार आप अपना ध्यान रखिए, एक बार देखिए आप कि कहाँ आपको कहीं कुछ मिस्टेक हो गई हो, तो शाम तक ही पढ़िएगा, रात तक पढ़िएगा। अगले दिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि सुबह उठते पढ़ने लग गए, क्योंकि वो आपको क्या करेगा, मिक्सअप कर सकता है चीज़ों को। ठीक है, तो जितना आपने शाम तक पढ़ा है, केवल मतलब जैसे आज शाम तक जितना पढ़ा है उतना ही बहुत है, उसके आगे मत पढ़िए, आप केवल पेपर देने जाइए। पर मुझे पता है मेरे कहने के बावजूद भी आप लोग पढ़ोगे, क्योंकि आपका मन नहीं मानता है, तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बट मेरे हिसाब से तो यही है कि ना पढ़ें, वरना सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और आपको ऐसा लगता है आपको कुछ नहीं आता है। और सेम मेन चीज़ जो है वो है कॉन्फिडेंस। अगर पेपर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से अगर आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मेरा सही होगा कि गलत है, तो वो सारी चीज़ें फिर आपको इस पर असर डाल देंगी कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि भी नहीं करें। कॉन्फिडेंस जब गिरता है इंसान का, तो वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं करता। ये सेम चीज़ सबसे ज़्यादा लागू होती है फिजिक्स के क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि फिजिक्स में कई सारे बच्चे क्वेश्चन देखते हैं, डायग्राम देखते हैं और छोड़ देते हैं, क्योंकि वो पहले ही अपना लेते हैं, अपने दिमाग के अंदर पहले डाल लेते हैं कि ये क्वेश्चन उनसे होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये केवल कॉन्फिडेंस के ऊपर होता है। एक बार अटेम्प्ट करके देखिए, क्या पता उसमें एफ इक्वल टू एम ही लग रहा हो बस, या एफ इक्वल टू माइनस के एक्स लग रहा था केवल। सो एक बार वेरी बेस्ट ऑफ लक अगेन। तो ध्यान रखिएगा अपना, ध्यान से पेपर दीजिएगा, और सबसे ज़्यादा सेफ्टी है तो सेफ्टी का भी ध्यान रखिएगा, दूर लोगों से दूर रहिएगा, केवल अपना पेपर देकर घर वापस आइएगा। ठीक है, होप आपके साथ सब अच्छा हो। सो बाय।